हेलो बच्चों, कैसे हो? होप करता हूँ एकदम बढ़िया होगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। ये लेक्चर नंबर 4 है वेक्टर सीरीज का। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, पॉलीगन लॉ पढ़ा था। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो ये लेक्चर दिक्कत है, पहले उसको देख के आओ, उसके बाद ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि आज के लेक्चर्स में बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ रह गया था, 5 मिनट में उसे ख़त्म करवा देंगे। उसके बाद क्वेश्चंस करवाएंगे आज इस पे। तो जब तक आपको पिछला लेक्चर अच्छे से समझ नहीं आया, पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा, तो ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। तो पहले पिछला लेक्चर देख के आओ। पिछले लेक्चर की छोटी सी झलक देखो, क्या था। पिछले लेक्चर में हम लोगों के पास बेसिकली एक ट्रायंगल हुआ करता था। मैंने कहा कि एक ये वेक्टर है और सेम ऑर्डर में हमें दूसरा वेक्टर सेट करना है, ये भी वेक्टर हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस ट्रायंगल की तीसरी साइड होगा, वो भी अपोजिट ऑर्डर में बनाना पड़ेगा। तो ये आपका आर वेक्टर होता था, ठीक है। मैंने ऐसे बोल दिया कि भैया जी ये आर वेक्टर जो है ना आपका, वो आपका बराबर है किसके? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। अब इसमें हमने 2 चीज़ें निकाली थी। पहली चीज़ क्या थी? पहली चीज़ थी कि भाई ये जो है ना, एक तो इसका मैग्नीट्यूड पता करो। अब ये तो वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया है ऐसे, पर इसका सच बताऊं तो कोई मतलब होता नहीं है। मतलब होता है मतलब, लेकिन एक कंपोनेंट्स में ज़्यादा इस तरह से लिखना समझ में आएगा कि इस तरह से चीज़ें हम क्यों लिखते हैं। असली अगर मतलब बताएं तो हमें निकालना क्या होता था? एक तो मैग्नीट्यूड निकालना होता था। देखो भाई, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर जिसे हम लोग क्या कह देते थे, और इसे हम लोग आर भी लिख सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या आता था? ये थोड़ा सा बिगाड़ना पड़ेगा क्या, नीचे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, इसी चीज़ को नीचे लिख देता हूँ। हमारे पास 2 वेक्टर थे, इसका इस लाइन का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए मान लो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी मान लो। तो हमने 2 चीज़ें निकाली थी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए बी कॉस थीटा। और यहाँ पे थीटा एंगल क्या होता था? थीटा का कौन सा एंगल था? ये था 2 एंगल्स के बीच में, ये बेसिकली इसे हम लोग थीटा कहते थे। तो बीटा अलग है, बीटा एंगल अलग है और थीटा एंगल अलग है। थीटा एंगल बेसिकली बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है। कैसे है? पैरेलली शिफ्ट करके इसे अभी यहाँ पे रख दो, ये ए और बी के बीच का एंगल निकल के आएगा। अभी पैरेललोग्राम लॉ में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, हमें इसकी डायरेक्शन चाहिए थी। मैग्नीट्यूड ये रहा, ऐसे निकालते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब डायरेक्शन की बात करें तो टेन बीटा, डायरेक्शन यही तो देगा। रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली इसके साथ क्या एंगल बना रहा है, वही डायरेक्शन निकाल के देगा। समझ रहे हो? तो टेन बीटा इज इक्वल टू, हमने क्या बताया था भाई, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये चीजें हमने आपको ड्राइव करवाई थी, ठीक है। अगर नहीं देखे हो वो लेक्चर तो फिर एक बार आप उसे देख के आओ, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। आज बेसिकली हम लोगों को देखना है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। इसको बिगाड़ दूं इसको, ठीक। पैरेललोग्राम लॉ बिल्कुल ट्रायंगल लॉ जैसा ही है, बस उसमें ये है कि पैरेलली शिफ्ट करके हम लोग वेक्टर्स को इधर साइड रख देते हैं। जैसे कि आपके पास एक चीज थी ट्रायंगल लॉ, एक वेक्टर ये था ए वेक्टर, इसको तो टच भी नहीं करना है। एक वेक्टर ये हुआ करता था बी वेक्टर, ठीक। और रिजल्टेंट वेक्टर आपका ये होता था। बताओ होता था कि नहीं होता था? ये आपका आर वेक्टर हुआ करता था, ठीक। पैरेललोग्राम इसका बनाने के लिए करते क्या है, कुछ भी नहीं होता है, बस इसी वेक्टर का, ये जो बी वेक्टर है, ये जो बी वेक्टर है, इसको पैरेलली शिफ्ट करके हम इधर ले आते हैं। इसको पैरेलली शिफ्ट करके, पैरेलल शिफ्टिंग क्या होती है पिछले लेक्चर में बताया था, बिना डायरेक्शन को चेंज किए, बिना मैग्नीट्यूड को चेंज किए आप वेक्टर को कहीं भी घुमाते रहो।
डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, उसी चीज को कहते हैं क्या, पैरेलल शिफ्टिंग। तो इसको हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पे ले आए पैरेलल शिफ्ट करके, तो मैंने इसको ऐसे जो है ना ऐसे लिख दिया, ये हो गया आपका बी वेक्टर। अब कुछ नहीं करना है इसमें, अब आपको पैरेललोग्राम ये कंप्लीट कर देना है। तो ये लो जी, कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है। ये लो पैरेललोग्राम इसमें कंप्लीट हो गया। अब पैरेललोग्राम कहता क्या है कि बेसिकली इसके जो दो वेक्टर्स होते हैं वो एडजेसेंट साइड्स पे होते हैं। पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि इसके जो वेक्टर्स होते हैं वो एडजेसेंट साइड्स पे होते हैं, और उनका जो रिजल्टेंट निकल के आता है वो आपका रिजल्टेंट जो है निकाल के देता है मैग्नीट, जो ये डायगोनल है। कुछ भी अलग से नहीं हुआ, देखो अगर कुछ भी देखा जाए तो फिर कुछ नहीं, इसको हमने पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे रख दिया। ये ट्राइंगल की तीसरी साइड होती थी, जब मैंने इसको पैरेललोग्राम बना दिया तो ये बेसिकली पैरेललोग्राम का क्या हो गया, डायगोनल हो गया। तो उसी चीज को इन्होंने कह दिया कि ठीक है, ये इसका जो है ना डायगोनल आपको क्या निकाल के देगा, रिजल्टेंट। एडजेसेंट साइड्स क्या है, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट मतलब ये जो आपकी आस पड़ोस वाली है, एडजेसेंट साइड्स टू गिवन वेक्टर्स, ठीक है, ठीक। इसका डायगोनल क्या निकाल के देगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिख देते हैं, पैरेललोग्राम आपको क्या निकाल के देगा, वो आपका रिजल्टेंट निकाल के देगा। क्या निकाल के देगा, रिजल्टेंट, ठीक। अब डेरिवेशन की बात करें तो जैसे उसका डेरिवेशन करते थे, जैसे उसका डेरिवेशन, इसको बी वेक्टर को मैं अंदर लिख दूं, बुरा तो नहीं मानोगे, क्यों भाई, बुरा मत मानना प्लीज। बी वेक्टर को अंदर, अरे भाई ये जो है ना दो वेक्टर, इनको दो वेक्टर मत समझना, ये वेक्टर यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट होके पहुंच गया है, ठीक। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये आपका कोई वेक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ का वेक्टर जो है पैरेलली शिफ्ट होके यहाँ पहुंच गया, यानी कि दो एडजेसेंट साइड्स आपके दो वेक्टर हो गई। और इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, रिजल्टेंट आपका निकाल के देता है इसका डायगोनल। बस ये दो लाइंस तो हमने ऐसे ही बना दी पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो चलो भाई एक चीज, अब जैसे कि कल हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया था, इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया था, बताओ भाई। एक 90 डिग्री ऊपर से मैंने ऐसे डाल दी थी, इसको मैंने आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया था, ये आपका 90 डिग्री हो गया था, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड, अगर इसकी लेंथ, मुझे एक बात बताओ पैरेललोग्राम में क्या सीन होता है, पैरेललोग्राम में यहां पे बनाऊं, पैरेललोग्राम का अगर सीन देखूं तो जो ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है, हाँ कि ना। अगर इसकी लेंथ अगर b है तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, b होगी, हाँ कि ना, बताओ भाई, होगी कि नहीं होगी। यानी कि अगर देखो इसका मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर b है, b वेक्टर, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है, हम b कह सकते हैं। देखो भैया, अगर पीछे की चीजें कंफ्यूज कर रही हैं, ये चीजें छोटी मोटी, तो मैं कहता हूँ पीछे का लेक्चर देख के आओ एक बार, तभी चीजें समझ में आएंगी। तो ये भी आपका क्या होगा, b, ठीक। अगर ये लेंथ b है आपका, ये वेक्टर b है, लेंथ इसकी b है, ये डायरेक्शन के साथ इसको बी वेक्टर कहेंगे। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये इसकी लेंथ होगी बी, ठीक है। बस इतना समझो अभी। अगर ये बी है और ये इनके बीच में हाँ एंगल देखो, यहाँ पे एंगल, इसी एंगल की बात कर रहा था मैं, थीटा। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है आपका थीटा, और ये जो रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में एंगल है उसे कहते हैं बीटा, ठीक है। तो आपका अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, थीटा। इसी तरह से कल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में निकाला था, ये इसको क्या कहते हैं, ये हो जाएगा आपका, अरे भैया जैसे कि ये परपेंडिकुलर है आपका, ये परपेंडिकुलर है, बताओ दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका किसके बराबर होता है, पी अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका किसके बराबर होता है, साइन थीटा के,
बताओ भैया साइन थीटा के, और हाइपोटेनियस आपका बी है, यानी कि पी आपका बराबर हो जाएगा बी साइन थीटा। बताओ हाँ कि ना, पी आपका बराबर हो जाएगा, यानी कि ये वाली साइड आपकी बराबर हो जाएगी बी साइन थीटा के। बताओ भाई परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाली साइड, ये आपका परपेंडिकुलर, ये वाली साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये वाली साइड इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर होती है, तो मैंने परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कर दिया क्या, बी साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ड्राइव करवा चुका हूं इनको, मैं दोबारा से ड्राइव करवा रहा हूं बस, इसीलिए मैं इतना डिटेलिंग में नहीं आ रहा अभी। ये आपका बी, मतलब ये आपका बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका बराबर होता है किसके, कोस थीटा के। ठीक, हाइपोटेनियस आपका बी के बराबर है, बी के बराबर है, तो बेस इज इक्वल टू आपका बराबर हो जाएगा बी कॉस थीटा के। कोई दिक्कत, यानी कि ये आपका किसके बराबर हो गया, बी कॉस थीटा के। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, समझ रहे हो। इसको भी बिगाड़ दिया मैंने, अब कुछ नहीं रह गया भाई। अब अगर इसका हमें रिजल्टेंट चाहिए, यानी कि इसकी अगर लेंथ चाहिए, तो क्या करना होगा, वही कल वाला फंडा की पाइथागोरस थ्योरम, इस पूरे ट्रायंगल पे, इस पूरे ट्रायंगल पे, इस पूरे ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये पूरा ट्रायंगल दिख रहा है, मैंने अलग से बना दिया, पाइथागोरस थ्योरम इस पे हम पूरे पे लगा देंगे। यानी कि इसकी लेंथ कितनी है, बी साइन थीटा, इसकी लेंथ कितनी है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये लेंथ कितनी है, इसको परपेंडिकुलर, अरे भैया ये जैसे कि पॉइंट मान लो ए, ए नहीं, ए नहीं, पी क्यू आर, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी मान लिया मैंने, ठीक है। तो एम ओ की लेंथ कितनी है, एम पी स्क्वायर बराबर कितना होगा, एम पी स्क्वायर बराबर एम ओ स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, यही तो होगा। एम पी स्क्वायर यानी कि ये वाली लेंथ का स्क्वायर बराबर एम ओ स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर, सॉरी ओ पी स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, सब ऊपर से जा रहा है भैया। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर मैं इसको कहूं, इसको मैं कह सकता हूं आर स्क्वायर बराबर एम ओ स्क्वायर, यानी कि दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हो गया, समझ गए ना। इसका होल स्क्वायर मैंने खोल दिया, ये निकल आया, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, ये निकल आया। ये आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनमें से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये आर आपका निकल के आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ भाई किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 के बराबर होगा, हाँ कि ना, हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओ माय गॉड, ये तो एक मिनट ये गलती हो, हाँ ये सही है, ये सब आर स्क्वायर के बराबर आ रहा है, ये सब आर स्क्वायर के बराबर। अब इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ ऐसे, ठीक, ये सब आर स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अब आर स्क्वायर आपका फाइनली किसके बराबर, आर इज इक्वल टू आपका बराबर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अरे
ये तो ट्रायंगल वाले फॉर्मूले के बराबर आ गया। हाँ तो वही तो होता है, रिजल्टेंट आप चाहे ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से निकालो, चाहे पैरेललोग्राम वाले फॉर्मूले से निकालो, वो तो रिजल्टेंट तो आपका वही आएगा, सेम निकल गया। समझ रहे हो? ट्रायंगल वाले से निकालना चाहो ट्रायंगल वाले से निकाल लो, पैरेललोग्राम वाले से निकालना चाहो पैरेललोग्राम वाले से निकाल लो, चीजें आपकी सेम रहेंगी। दो वेक्टर दिए जाएंगे, उनके बीच में आपको एंगल दिया रहेगा, और क्या नाम है, रिजल्टेंट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन पूछी जाएगी। तो चाहे कैसे भी निकालो, मर्जी है आपकी भाई। ये दो वेक्टर दिए जाएंगे, उनके बीच में एंगल दिया जाएगा। अब चाहे आप कैसे भी निकालो, चाहे ट्रायंगल लॉ से निकालो, चाहे पैरेललोग्राम लॉ से निकालो, क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हो? चलो इसे, अब इसकी डायरेक्शन भी लिख दूं क्या? चलो लिख ही देता हूँ, जब इतना कर दिया तो डायरेक्शन भी लिख देता हूँ। वैसे आप लोगों को पता होगी डायरेक्शन क्या होगी इसकी, क्या होगी, टेन बीटा बराबर, टेन बीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आपका टेन बीटा के बराबर कहानी निकल आई। ओके 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 ओके, चलो इसे नोट कर लो, अब नोट कर लो जल्दी से। कर लिए नोट? ओके, करना। अब इसके बाद शुरुआत करते हैं सवाल, इजी इजी एकदम इजी इजी सवाल से शुरू करते हैं। पहले भी करवा चुके हैं ऐसे सवाल, उसके बाद अच्छे सवाल होते हैं। एक सवाल है आपके सामने, प्रस्तुत किया जाता है। एक ब्लॉक है आपके पास, इस ब्लॉक को 10 न्यूटन से इधर की तरफ खींचा जा रहा है, तो 6 न्यूटन से इधर की तरफ काम कर रहा है। ब्लॉक है 10 न्यूटन से इधर खींचा जा रहा है, 6 न्यूटन से इधर, तो इसका भैया डायरेक्शन बताओ। ठीक है, और डायरेक्शन के बाद क्या नाम है इसका, मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड इसमें नेट फोर्स कितना लगेगा, 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 6 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है, बॉडी किधर जाएगी। देखो ये सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। फिगर कैसे बनेगा, ये रहा आपका 10 न्यूटन फोर्स, एक 10 न्यूटन फोर्स ये रहा, 6 न्यूटन आपका ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये रहा। ठीक, अब इसे चाहो तो ट्रायंगल लॉ से भी कर लो भाई, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो, से अपन करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर तो वैसे ही आपका ऐसे ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, बाकी ना क्या इस वेक्टर को यहाँ पे ऐसे उठा के रख दो, तब भी आंसर वही आना है, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला तो वही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वही, समझ गए ना? तो देखो भैया इसको सॉल्व करते हैं, इसका रिजल्टेंट वेक्टर कितना निकलेगा, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into 6 into 10 into 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। आपको कभी भी cos 90 डिग्री दिख जाए तो इस पूरी एंटिटी को, इस पूरी क्वांटिटी को इसको क्या कर दोगे, जीरो, क्योंकि cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है जीरो। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर आपका निकल के आएगा, देखो 36 प्लस 100, यानी कि ये आपका अंडर रूट 136 कुछ निकल के आया। ठीक, निकल आया, न्यूटन लिख दो, न्यूटन फोर्स है ना, न्यूटन लिख दिया। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन की बात करें, इसकी डायरेक्शन की बात करें, टेन बीटा, ये रहा इसका डायरेक्शन, टेन बीटा। इसी में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया, अभी बताऊंगा। टेन बीटा बराबर क्या होता है भैया, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। फिर से वही चीज, थीटा तो आपका 90 डिग्री है, थीटा तो आपका 90 डिग्री है, तो इसको तो सीधा खत्म कर दो, ये तो आपका सीधा सीधा जीरो हो गया। टेन बीटा आपका डायरेक्शन समेत ये निकल के आएगा, टेन बीटा बराबर बी साइन थीटा, साइन 90 डिग्री तो बन होता है कि नहीं होता है। बी कितना होगा, बी क्या है बस 6 न्यूटन। बी ऊपर वाले को हमेशा जो लिखेंगे ना वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको लिखेंगे,
बीटा आपका बराबर निकल के आ जाएगा tan इनवर्स 3/5। इसको ज़्यादा टेंशन मत लो। ठीक ठीक ठीक, वैसे ये बहुत अच्छा ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पे, इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है। इसको देखना जरा, ये जो है ना किस तरह का ट्रायंगल बना रहा है, इसका एंगल निकालना संभव है वैसे। देखो जरा, मैंने एक ट्रायंगल बताया था आपको, ये आपका 6 है, ये आपका 10 है, ठीक, और ये आपका कितना निकल गया है, ये 6, 10 और ये, हाँ इधर समझो, नहीं इससे नहीं कर पाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अरे यहाँ पे 4 होता तो दिक्कत आ जाती, सही आ जाता है। यहाँ पे अगर 8 होता, अगर 6, 8 और 10 वाला ट्रायंगल होता तब तो कहानी बन जाती। अच्छा वो बनता कैसे था, तो देखो 6, 8, 10, अब इसको सबको आधा आधा 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, 3, 4, 5, ये वही चमत्कारी ट्रायंगल बन गया, समझ गए, 37 डिग्री, 53 डिग्री, ये वही वाला। इसको देख के लगा शायद कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि इस साइड को इन्होंने 5 कर दिया, ठीक। तो ठीक है भाई, आगे देखते हैं। ये डायरेक्शन निकला है, इसको आपको टच नहीं करना है, ध्यान रखना है इस बात को। अब इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है वो बताने वाला था, इधर है, लॉजिक लगाओ, छोटा सा लॉजिक क्या है समझो। लॉजिक ये है, लॉजिक ये है कि जैसे कि आपके पास ये एक बॉक्स रखा हुआ है, आपने 10 न्यूटन फोर्स इधर की तरफ लगाया और 6 न्यूटन फोर्स इधर की तरफ लगाया, ठीक। बॉक्स आपका ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, कहीं बीच में जाएगा। अब जब ये बीच में जाएगा तो ज्यादा बीच में किसकी तरफ जाएगा, यानी कि पास किस फोर्स के रहेगा, पास में जो है ना इस फोर्स के पास से जाएगा ऐसा होते हुए, या फिर इस फोर्स के पास से होता हुआ जाएगा। जरा दिमाग लगा के बताओ मैं ये चीज, कि जैसे ये बंदा ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ठीक, ये ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं भैया, तो इनके पास से होते हुए जाएगा ना, यानी कि इधर थोड़ा सा कम होते हुए, जैसे कि 10 न्यूटन इधर आपका लगा, 10 न्यूटन इधर लगा आपका 6 न्यूटन, ठीक, 10 न्यूटन 6 न्यूटन, आपका ऑब्जेक्ट इधर से ऐसे होते हुए जाएगा, मतलब जाएगा तो बेसिकली इधर से यहीं पे इसका डायगोनल कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, या फिर ऐसा होते हुए जाएगा, यानी कि किसके पास से होते हुए जाएगा, 6 न्यूटन की या 10 न्यूटन की। देखो भैया, जो फोर्स बड़ी होती है हमेशा उसी से पास होता हुआ निकलता है। अब डायगोनल के बेसिस पे भी आप समझो, जैसे कि पैरेललोग्राम मैंने बना दिया, मान लो एक रेक्टेंगल बना दिया ऐसे पैरेललोग्राम टाइप, इसका आप ट्रायंगल जब बनाओगे इस तरह से आप साइड बनाओगे, तो ये वाली फोर्स बड़ी है तो ये एंगल ज्यादा बड़ा होगा कि ये एंगल, दिखने से ही लग रहा है भैया ये एंगल जो है ना, ये एंगल छोटा होगा स्मॉल, और ये एंगल बिग होगा बड़ा, यानी कि इस वाले फोर्स के ज्यादा पास से होते हुए ऑब्जेक्ट जाएगा, यानी कि इसका दबाव ज्यादा है, ये ज्यादा तेज खींच रहा है, तो इसकी वजह से इसका कंपोनेंट इसकी तरफ रिजल्टेंट ज्यादा आएगा, समझ रहे हो, यानी कि ये वाला एंगल छोटा होगा। अगर ये वेक्टर आपका बड़ा है तो एंगल छोटा होगा, समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, समझ गए, कि अगर ये वाला आपका कंपोनेंट बड़ा है, यानी कि इस साइड वाला फोर्स आपका बड़ा है, तो ये एंगल छोटा होगा, यानी कि उस रिजल्टेंट का जो झुकाव है उसकी तरफ ज्यादा होगा, ठीक है, उसकी तरफ ज्यादा होगा, जिसका रिजल्टेंट आपका, जिसका एक कंपोनेंट बड़ा होगा, ठीक है, बात को समझ गए। इसे जैसे भी नोट करना चाहो वैसे नोट कर लो। अब इसे बिगाड़ दूं मैं इसे, ठीक है, चलो इसे नोट कर लो, पहले कर लिया नोट, वेरी गुड, इसे बिगाड़ दूं, ठीक है।
अब ये सवाल जो मैं दे रहा हूँ इसको खुद से एक बार ट्राई करना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। दो फोर्स हैं आपके पास, एक है 7 न्यूटन, एक है आपके पास 9 न्यूटन। इनके बीच में जो एंगल है वो है आपका 120 डिग्री। रिजल्टेंट बता दो भैया, रिजल्टेंट कितना होगा। रिजल्टेंट कुछ ऐसे बीच में से होके जाएगा। इसको आप कंप्लीट करने की कोशिश किया करो हमेशा। जब इसको आप कंप्लीट करोगे तो बेसिकली इसका जो डायगोनल होगा वही तो रिजल्टेंट होगा इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते ही। तो यानी कि रिजल्टेंट कुछ ऐसा होते हुए जाएगा। तो बताओ रिजल्टेंट कितना होगा, बताओ भाई। रिजल्टेंट कर लिया ट्राई, खुद से कर लिया, ठीक है। R इज इक्वल टू अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 9, 2 इंटू 7 इंटू 9, और cos 120 डिग्री कितना वैल्यू होगा। cos 120 डिग्री का वैल्यू होता है, कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, 1/2। इन कुछ एक वैल्यूज को नोट करके रख लो। 2 से 2 गया, 7 7 जा 49 प्लस 81 माइनस 63। सॉल्व करें, 81 माइनस 63 कितना हुआ, 81 माइनस 63 बताओ भाई। 11 में से 3 गया, कितना बचा। 11 में से 3 गया, कितना बचा। खुद से करो भाई, खुद से करो, छोटा मोटा कैलकुलेशन है, खुद से करो, ठीक है। बिगाड़ दूं इसे, इसका डायरेक्शन tan बीटा से, डायरेक्शन इसका निकालना चाहो ऐसे निकाल लेना। tan बीटा बराबर b sin थीटा, b sin थीटा, sin 120 डिग्री। मैं नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। b sin 120 डिग्री, इसका वैल्यू खुद से निकालो। और a प्लस b cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री की वैल्यू पता चली गई है। sin 120 डिग्री के लिए पन्ने पलटो, पीछे लेक्चर में समझाया है, उन्हें भी चाहो तो देख लेना जाके। बाकी देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत इनके साथ क्या रहता है कि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो अपनी तरफ से तो 50 बार वीडियो देख लोगे वो भी कम पड़ेगा। होता क्या है, जब लेक्चर देखते हैं तो फिर हाँ सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, इजी इजी है एकदम। जब इन चीज़ों को, मतलब इन चीज़ों के बाद जब 10 दिन बीत जाते हैं, ऐसा 10 दिन आगे कोर्स बढ़ता जाएगा। जब 10 दिन बीत जाएंगे उसके बाद जब दोबारा इस पे आओगे तो चीज़ें ऐसी नहीं रहेंगी, दोबारा से भूल जाओगे, दोबारा से लेक्चर देखना चालू करोगे। कई सारे बच्चे करते क्या है कि शुरुआत में बेसिकली शुरू कर देते हैं अपना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से, तो इसके चक्कर में, इस भूलने की प्रोसेस के चक्कर में वो पूरे साल भर में कम से कम 5 बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं। समझ रहे हो, पूरे साल में कम से कम 5 बार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर आपको वो नहीं करना है तो पन्ने पलटने पड़ेंगे। सीधी सी बात है, फिजिक्स और मैथ्स क्या है, कॉपी और कलम के बीच की जंग है। उस जंग को जितना आप लड़ते रहोगे उतना एक्सपीरियंस होता जाएगा, मजा आता जाएगा। समझ गए। अभी इसको बताने को मैं सीधा बता दूं लेकिन दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा ना। अब इसके लिए आप पन्ने पलटोगे जाके, उसके बाद चीजें देखोगे वहां से, तो इसके साथ साथ और भी कई चीजें पता चल जाएंगी। चाहो तो भाई हाथ में फोन है, फोन से गूगल कर लो भाई, लेकिन मजा नहीं है। मैं कहूँगा गूगल मत करना। कोई अगर दिक्कत आपको आती है तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप किताबों को पलटो जाके। अगर सच में सीखना चाहते हो तो किताबों को पलटिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको बिगाड़ दूं, नोट कर लो भाई। गायब हो गया मटेरियल, ये आ गया अचानक से। ये एक्चुअली मुझे करना पड़ता है, करना इसलिए पड़ता है क्योंकि इससे क्या है कि आपका भी समय बचेगा, बेसिकली वीडियो का लेंथ इतना ज़्यादा ना हो पाए। सवाल को लिख दिया, 2 इक्वल फोर्सेस हैव दियर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, यानी कि 2 इक्वल फोर्सेस हैं, उनके बराबर बेसिकली जो 2 इक्वल है, मान लो 4-4 न्यूटन के हैं, उनका रिजल्टेंट भी बेसिकली 4 न्यूटन ही निकल के आ रहा है। ये चीज़ ये समझाना चाहता है। व्हाट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन देम, तो उनके बीच में इंक्लिनेशन कितना होगा, यानी कि जो 2 वेक्टर्स हैं उनके बीच में इंक्लिनेशन पूछ रहा है सवाल। देखो कुछ ऐसा है,
कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, रैंडमली वैसे एंगल इसका ऐसा बनेगा आपके तभी बराबर हो पाएगा, लेकिन रैंडमली आप जैसे भी बनाना चाहो वैसा एंगल बना दो, मान लो ऐसा बना रहे, ठीक। इनके बीच में आपका इंक्लिनेशन पूछ रहा है, रिजल्टेंट इसका मान लो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है, ठीक। तो P Q और R, ये आपका P वेक्टर है, ये आपका Q वेक्टर है, ये आपका R वेक्टर है। इनकी लेंथ आपको दे रखी है कि P बराबर Q के है और Q बराबर R के है, यानी कि तीनों आपस में आपके बराबर है, ठीक है, तीनों आपस में आपके बराबर है। अब सवाल आता है कि सर ये बताइए कि कैसे इनका इंक्लिनेशन कितना होगा। तो देखो भैया, क्या मैं इन सबको मैं R मान लूँ, इसको भी R मान ले रहा है, इसको भी R मान ले रहा है, इसको भी, यानी कि P बराबर R मान लेता हूँ और Q बराबर भी R मान लेता हूँ, तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू, R स्क्वायर लिख दिया तो P स्क्वायर, सॉरी P स्क्वायर को मैंने R स्क्वायर मान लिया, तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2R इंटू R, 2R इंटू R कॉस थीटा। मुझे नहीं पता अभी थीटा कितना है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक। इससे आगे कर पाओगे एक बार? अच्छा, इसको सवाल को अपने आप से ट्राई किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था, बहुत बड़ा गुनाह किया। इधर देखो, समझो इधर पे ये आपका R स्क्वायर बराबर ये 2R स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाल दूं, 2R स्क्वायर मैंने दोनों में से कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा आपका 1 प्लस कॉस थीटा, या तो नीचे जा रहा है, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा बचा है, इतना देख रहे हो? अरे भैया ये 2R स्क्वायर है ना, ये वाला 2R स्क्वायर, और यहाँ पे भी 2R स्क्वायर है, दोनों में से मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा 1 प्लस कॉस थीटा, समझ रहे हो? तो R स्क्वायर बराबर आपका कितना, अब ये 2R स्क्वायर को मैं इस साइड भेज देता हूँ डिवाइड में, ठीक। तो R स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर बराबर आपका किसके हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर। अब कुछ नहीं रहेगा, अब तो इजी पीजी है बिल्कुल एकदम, 1 प्लस कॉस थीटा के, R स्क्वायर से R स्क्वायर गया आपका, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा आपका किसके बराबर आ गया, 1/2 के बराबर। कॉस थीटा प्लस 1 आपका है 1/2 के बराबर। मैंने क्या किया, ये कॉस थीटा प्लस 1 है, मैंने प्लस 1 को इधर -1 बना के भेज दिया, ठीक। ये आपका -1/2 आ गया। अब ये चीज आप खुद बताइए अभी कि -1/2 वैल्यू कब होती है, -1/2 आपकी वैल्यू कब होती है, -1/2 आपकी वैल्यू तब होती है जब थीटा बराबर, कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 तब होती है जब थीटा आपका बराबर किसके हो, 120 डिग्री के। इसीलिए मैंने कहा था फिगर इसका ऐसा नहीं बनेगा, फिगर इसका कुछ ऐसा बनेगा, इनके बीच में, तभी तो आप समझो, ये चीज को समझो। अगर फिगर ऐसा बनेगा तो ये रिजल्टेंट आपका कभी इसके बराबर आ ही नहीं सकता है। 90 डिग्री पे सबसे मैक्सिमम रिजल्टेंट कब देता है? अच्छा, ये चीज भी अभी समझाऊंगा, इसके बाद ही समझाऊंगा। तो इस कंडीशन में आपको तीनों वेक्टर्स एक जैसे बराबर बराबर दिख रहे होंगे, यानी कि इनके बीच में इंक्लिनेशन कितना निकला, 120 डिग्री। दो वेक्टर्स के बीच में जब इंक्लिनेशन 120 डिग्री होता है और उनके आपस में, ये चीज याद भी रखना आगे से कि दो वेक्टर्स हैं और वो दोनों वेक्टर्स आपके बराबर हैं और उनके बीच में इंक्लिनेशन 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट भी आपका किसी एक वेक्टर के बराबर निकल के आएगा। बात को समझ गए? चलो नोट कर लो इस बात को, इसे एक बार खुद से ट्राई करो, इस सवाल को एक बार खुद से ट्राई करो, कर लियो, ठीक है। देखो भाई, फॉर्मूला सबसे पहले ये क्या कह रहा है सवाल, समझो। मैग्नीट्यूड है आपके पास, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको, रिजल्टेंट दे रखा है आपको, यानी कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो भी दे रखा है, और उन दोनों का मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर्स हैं उनका भी मैग्नीट्यूड दे रखा है। इस बार आपसे डायरेक्शन पूछी जा रही है, तो समझो बात को कि आर स्क्वायर आपका फॉर्मूला बराबर किसके होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस बार थीटा ही पूछा जा रहा है, तो आर स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर
ए स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 18 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा पता करना है आपको। 24 का स्क्वायर बताओ भाई, 576, 576, ठीक है, बराबर 144, 12 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 होता है, याद आएंगे चीजें, प्लस 12 दूनी 24, 24 इंटू 18 आपका निकल के आता है 432, 24 इंटू 18 आपका 432 के बराबर होता है, ठीक है, 432, 12 दूनी 24 और हाँ 432, और इसके बाद ये आपका निकल के आया कॉस थीटा। ठीक, इन सबको आप इधर भेज दो। इसमें से 576 माइनस 144 माइनस 324 इज इक्वल टू 432 कॉस थीटा। अब इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो आप, इसको हटा दो, मैं यहाँ से इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट करो। 576, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर दो, 4 4 8, 576 में से 4 4 8, 4 2 6 और 3 1 4, इसको माइनस करोगे कितना बचेगा, 16 में से 8 गया कितना बचा 8, ये 0 हो गया, 5 में से 4 गया 1 बचा, ठीक, 108 बचा, यानी कि आपके पास 400, ये टोटल बचा आपका 108, 432 कॉस थीटा बराबर 108। ठीक, अब बता दो भैया कॉस थीटा बराबर किसके हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर 108 बटा 432, ठीक, 432, 108 अपॉन 432 बचा, ये 4 बार कटेगा, करके देखो, 8 को 32, 3 और ये 1, ठीक है, ये आपका 1/4 निकल के आ गया। तो थीटा बराबर आपका निकल के आया कॉस इनवर्स 1/4। अब इसके आगे आप सॉल्व ना करो, बस इतना निकाल दिया, कॉस इनवर्स 1/4। अच्छा सवाल था, इसको एक बार खुद से ट्राई करना जरूर, इस सवाल को एक बार खुद से ट्राई करिए आप। सवाल दे रखा है कि पी वेक्टर क्यू वेक्टर आपके आर वेक्टर निकाल के देते हैं, रिजल्टेंट जो है आर वेक्टर निकाल के देता है। क्यू वेक्टर के साथ मैंने क्या किया कि उसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स मतलब समझते हो, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर वही है, बस डायरेक्शन उसकी मैंने रिवर्स कर दी, तो आपका क्या हो जाता है, वो आपका एस वेक्टर निकाल के देता है। चलो सबसे पहले इसका फिगर समझो, ट्राई कर लिया बच्चे। एक है आपके पास पी वेक्टर और एक है आपके पास क्यू वेक्टर, इसका जो रिजल्टेंट निकल के आ रहा है वो आपका आर वेक्टर दे रहा है। ठीक, मैंने क्या किया अगले केस में मैंने ये किया कि पी वेक्टर तो आपका पी वेक्टर ही रहा, पी वेक्टर आपका पी वेक्टर ही रहा, क्यू वेक्टर की मैंने डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, यानी कि देखो भाई, डायरेक्शन को जैसे इनके बीच में अभी एंगल मान लो थीटा है, डायरेक्शन को जैसे ही मैंने रिवर्स किया तो डायरेक्शन इधर की तरफ आएगा। डायरेक्शन रिवर्स करके आप बनाने को ऐसे भी बना सकते हो कि ये वेक्टर है आपका, इसकी लेंथ उतनी की उतनी रही और आपने उसको ऐसे बना दिया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है ना। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर में क्या होता है कि इसको आगे बढ़ा के ऐसे जो है ना, पूछ से पूछ को मिला के रखना होता है, तो मैंने इसको पैरेलल शिफ्टिंग करके आगे ऐसे रख दिया, यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग करके इसको आगे ऐसे रख दिया क्यू वेक्टर। तो इसका जो रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट देखो भाई बदल जाएगा, रिजल्टेंट कुछ और निकाल के देगा ना, तो क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट जो आपका निकल के आया वो आपका एच वेक्टर है। ठीक, अगर ये एंगल समझो मेरी बात को, ये एंगल कितना था थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। इसमें समझने की बात बस इतनी ही थी कि ये अगर थीटा है तो ये आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब कुछ नहीं बचा इस सवाल में, इस तरह से सॉल्व कर दो कि भैया
जैसे कि आर वेक्टर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आर रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये आपकी पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो भी आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, लेकिन इस बार एंगल क्या है, पिछली बार एंगल यहाँ पे थीटा था, इस बार दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है 180 माइनस थीटा, तो वही आपने रख दिया 180 माइनस थीटा। और फिर से वही बात आ गई कि अगर आपने ये जो है ना, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा रखा है, वहां पे देखिएगा जाके, फिर भी मैं हिंट दे देता हूँ कि बेसिकली ये आपका जो मटेरियल है, ये चीज जो है ना 180 माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस होता है नेगेटिव, तो इसकी वजह से ये होगा क्या कि s इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और माइनस कॉस थीटा निकाल के दे देगा। अब ये माइनस यहाँ पे रखा हुआ है, इस माइनस को मैं क्या करता हूँ बाहर भेज देता हूँ, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी आपकी माइनस की हो जाएगी। अब हमें शो क्या करना था वो देखो जरा, हमें शो करना था आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 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 स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू इसके बराबर मुझे शो करना था। तो कुछ नहीं करो, पहली और दूसरी जो इक्वेशन निकल के आई है उनको ऐड कर दो। तो पहली और दूसरी इक्वेशन को जब मैं ऐड करूंगा तो इक्वल टू के इधर साइड आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। इसमें देख के बताओ भैया, ये है 2pq cos थीटा, ये है माइनस 2pq cos थीटा, इससे ये वाला आपका कट जाएगा, मामला कट गया, बचा आपका पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि ये आपका हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस इसी तरह से क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपका हो जाएगा 2q स्क्वायर, इसी तरह से आपका आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर निकाल के दे देगा, 2 कॉमन निकाल दो भाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। होप करता हूँ समझ गए होगे, समझ गए कि नहीं समझ गए। अरे क्यू था उसकी मैंने रिवर्स डायरेक्शन कर दी, रिवर्स में जैसे ही किया, ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा था, ये 180 माइनस थीटा हो गया, उसके बाद मैंने इसे सॉल्व कर दिया। चलो इसे नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से इसे। एक आखिरी सवाल और देख लो भाई, लास्ट क्वेश्चन, इसको पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद खुद से ट्राई करना पड़ेगा भैया, करना पड़ेगा। आप YouTube पे देखोगे जाकर 50 तरह के वीडियो मिल जाएंगे आपको, हर एक सवाल के जो है ना 10-10 तरीके मिल जाएंगे, लेकिन उनको देखने से कोई भी मतलब नहीं है, यकीन मानो। अगर आप उस पर खुद से मेहनत नहीं कर रहे तो सब चीज़ें बेकार है, करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अब चीज़ें रटने से भी काम नहीं चल सकता, अब चीज़ों को समझना ही पड़ेगा। अगर नहीं समझते हैं तो पीछे हो जाएंगे, समझ रहे हो। चलो इधर देखो भाई, एक बॉक्स है हमारे पास, इसके साथ बड़ा मारा मारी पड़ी है। एक बंदा है, उसको क्या कर रहा है कि इधर पे 50 न्यूटन से खींच रहा है या 30 न्यूटन से इस तरफ खींच रहा है। एक बंदा है, इसको जो है ना इधर पे 50 न्यूटन से खींच रहा है। एक बंदा इसको ऊपर की तरफ 20 न्यूटन से खींच रहा है, और एक बंदा इसको 40 न्यूटन से नीचे की तरफ खींच रहा है। इसको एक बार खुद से ट्राई करो, अगर हो सके तो खुद से ट्राई करो। कर लिया? अच्छा, मैंने एक चीज आपको समझाई थी कि जैसे कि अगर कोई दो वेक्टर्स हैं, जैसे कि एक वेक्टर आपका इधर पे जा रहा है और दूसरा वेक्टर आपका इधर पे आ रहा है, इनके बीच में एंगल अगर आपका 180 डिग्री है, इनके बीच में एंगल अगर आपका 180 डिग्री है, तो बेसिकली अगर ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, तो आपका ओवरऑल क्या निकल जाएगा, ए माइनस बी। रिजल्टेंट आपका किसके बराबर होता था, ए माइनस बी के बराबर। और जब दोनों वेक्टर्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में होते थे, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होता था, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल आपका 0 डिग्री है, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर निकल के आता है। ये आपका जो ये रिजल्टेंट निकला है, ये आपका स्मॉलेस्ट रिजल्टेंट होता है। कैसा होता है, स्मॉलेस्ट।
मतलब इससे छोटा नहीं हो सकता, और ये आपका बिगेस्ट होता है, ये आपका बिगेस्ट रिजल्टेंट होता है, समझे। यानी कि सबसे ज्यादा रिजल्टेंट कब निकल के आएगा, सबसे ज्यादा रिजल्टेंट तब निकल के आएगा, जैसे इस बॉक्स पे सबसे ज्यादा रिजल्टेंट कब निकल के आएगा, जब दोनों फोर्सेस आपके एक साथ लगे, एक ही डायरेक्शन में लगे दोनों फोर्सेस, तब सबसे ज्यादा रिजल्टेंट निकल के आता है। अब ये जैसे जैसे बटने लगता है फोर्स, जैसे जैसे आपका इधर की तरफ होने लगा, वैसे ही इसका एक फोर्स है ना, एक फोर्स सीधा लगता है, एक कंपोनेंट इधर की तरफ, एक कंपोनेंट इधर की तरफ, यानी कि दोनों तरफ जाने लगता है। कुछ फोर्स इसका ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में भी तो लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी लग रहा है। इसी तरह ये कम होते होते ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में। इस टॉपिक के बाद कंपोनेंट ही शुरू करेंगे, कंपोनेंट तोड़ने में उसी को। और सबसे कम जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जब दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल आ जाता है तो वो सबसे कम रिजल्टेंट निकाल के देता है। सबसे कम से मेरा मतलब है कि जैसे कोई एक 10 न्यूटन का फोर्स है, एक 6 न्यूटन का फोर्स है, दोनों आपस साथ में लग रहे तो 16 न्यूटन, यानी कि ये मान लो 10 न्यूटन है, ये मान लो 6 न्यूटन है, अगर दोनों साथ में लग रहे हैं यानी कि 10 + 6 यानी कि 16 न्यूटन हो जाएगा, ये आपका मैक्सिमम होगा। और 10 + 6, और जब आपका ये कब होगा 0 डिग्री पे, और जब आपका 180 डिग्री की कहानी होगी तब क्या होगा, जब आपका 180 डिग्री पे होगा यानी कि तब होगा आपका इन दोनों में से इन दोनों का जो डिफरेंस निकाला जाएगा, नेगेटिव नहीं होता है, डिफरेंस निकाला जाता है, 10 - 6 यानी कि 4 न्यूटन, ये आपका मिनिमम होता है। 4 न्यूटन से कम फोर्स नहीं लग सकता है और 16 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लग सकता है, बस यही समझाना चाहता था मैं। समझ गए हो गया आप, समझ गए, इसे बिगाड़ दूं। चलो इस सवाल पे आते हैं, इस सवाल को देखो। सबसे पहले अगल बगल वाली फोर्सेस को देखते हैं, 30 न्यूटन और 50 न्यूटन। इस बॉक्स पे 30 न्यूटन इधर लग रहा है, 50 न्यूटन इधर लग रहा है, ठीक। बड़ी फोर्स कौन सी है, 50 न्यूटन वाली। दोनों के बीच में एंगल क्या है, एंगल क्या है, एंगल क्या है, दोनों के बीच में 180 डिग्री, यानी कि रिजल्टेंट आपका सीधी सी बात है डिफरेंस निकाल के देगा, 50 - 30, ये आपका ओवरऑल निकल के आ जाएगा 20 न्यूटन, ठीक। 20 न्यूटन समझ गए, 20 न्यूटन निकाल के देगा। लेकिन समस्या अब ये है कि फोर्स, नेट फोर्स आपका लगेगा किधर, डायरेक्शन किधर होगी। अरे भाई जिसकी डायरेक्शन जो आपका बड़ा होगा, जो आपका फोर्स बड़ा होगा उसी तरफ आपकी डायरेक्शन लग जाएगी, यानी कि 50 - 20। अब नेट फोर्स जो है ना वो 20 इस तरफ लग रही है, क्योंकि 50 इधर लग रही थी, 30 इधर लग रही थी, 30 वाले को उसने काट दिया इस तरह से, 50 - 30 कर दिया, तो 20 नेट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में बड़ी वाली फोर्स की तरफ लग रही है, ठीक है। इसी तरह मैं इसको बिगाड़ दूं, इसको बिगाड़ दूं मैं, यानी कि 30 वगैरह ये सारी चीजें हट गई। अब आपका नेट फोर्स बचा 20 न्यूटन, वो भी आपका किधर लग रहा है, इस तरह, ठीक। अब ऊपर नीचे की कहानी देखते हैं, 20 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है, 40 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि 40 - 20, रिजल्टेंट आपका क्या निकल के आएगा, 40 - 20, आर आपका निकल के आ गया 20 न्यूटन। बात को समझ गए, आर आपका निकल के आ गया 20 न्यूटन, और किधर की तरफ, किधर की तरफ, जिधर बड़ा फोर्स है उसकी डायरेक्शन में, जिधर बड़ा फोर्स है उसकी डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की तरफ। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो बस हो गया काम अपना, जैसे कि अब तो रिजल्टेंट सीधा 90 डिग्री, आर = 20 स्क्वायर 20 स्क्वायर + 20 स्क्वायर। अब तो सिर्फ दो वेक्टर रह गए ना, एक वेक्टर की एक वेक्टर की, और दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। अब कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि मतलब जो हमने वेक्टर देखे थे वो सिर्फ ऐसे ऐसे होते थे, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल होता था, ये ए वेक्टर होता था, ये बी वेक्टर होता था, इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। अरे भैया कैसा भी हो वेक्टर, समझ रहे हो, कैसा भी हो, चाहे ऐसा हो चाहे कैसा भी हो, एक वेक्टर ये है मान लो 20, एक वेक्टर ये है, तो आपको क्या, उनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस वेक्टर को देखो, उनके बीच में एंगल को देखो और रिजल्टेंट निकाल दो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 20 cos 90 डिग्री। ओहो, cos 90 डिग्री, फिर से cos 90 डिग्री, यानी कि आपका आ गया कितना, 0।
आर आपका निकल के आ गया 20 का स्क्वायर यानी कि 400 प्लस 400 आर स्क्वायर, और ये आपका आर इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 800। अब एक चीज और समझो, अंडर रूट के भीतर की अंदर की वैल्यू कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो समझो। यानी कि इसको हम सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 800 लिखना, अंडर रूट 800 लिखना कोई थोड़ा और लगता है, इसलिए करते क्या है, जैसे 800 है तो 800 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 8, 100 इंटू 8 वही तो 800 होगा, और 8 को भी फर्दर हम लोग ऐसे कर करके ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। और 10 को भी, इसको 100 को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 100। इसमें हम लोग पेयर बनाते हैं, जिनके पेयर बन जाते हैं वो बाहर निकल जाता है अंडर रूट के, और जिनके नहीं बन पाते वो अंदर रह जाता। लेकिन बाहर निकल के सिर्फ वो एक ही ले जाएगा, अंडर रूट के जब बाहर जाएगा तो 10 इंटू 10 नहीं जाएगा, सिर्फ 10 जाएगा, 2 इंटू 2 नहीं जाएगा, सिर्फ 2 जाएगा, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 10, इनमें से एक 10 गया बाहर और इनमें से एक 2 गया बाहर, और बेचारा इसका पेयर बन नहीं पाया तो ये अंदर रह गया, तो ये आपका r रिजल्टेंट आपका किसके निकल बराबर निकला। सवाल ये आता है कि भैया ये बताओ कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन इसकी होगी कितनी, डायरेक्शन समझो tan बीटा, और जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो b अपॉन ए डायरेक्टली फॉर्मूला होता है इसका, समझ लो, क्योंकि b sin थीटा होता है, b sin 90 डिग्री sin 90 डिग्री 1 हो जाता है, और अपॉन में a प्लस b cos थीटा होता है, और cos 90 डिग्री आपका 0 हो जाता है, तो b cos थीटा वाला कंपोनेंट आपका 0, तो लास्ट में यही बचता है आपका, ठीक है। तो tan बीटा बराबर 20/20, ओवरऑल आपका कट पिट के 1 बचा, और tan बीटा यानी कि tan की वैल्यू 1 कब होती है, जब बीटा इज इक्वल टू आपका 45 डिग्री का जाए। एक बात को ध्यान रखना जो मैं कहने जा रहा हूं, कि जब आपके दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं, जब आपकी, ये इंपॉर्टेंट चीज है समझ लो, छोटी छोटी बातें हैं भाई, ये जो है ना एडवांस के लिए तैयार करती हैं, मेंस और एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी छोटी छोटी बातों से पूछे जाते हैं। हालांकि ये चीजें जो है ना, जितने आप न्यूमेरिकल लगाओगे उसकी प्रैक्टिस के साथ अपने आप समझ में आ जाती हैं, लेकिन वो हम पहले ही आपको ये चीज बता देते हैं। जैसे कि अगर कोई वेक्टर्स आपके दो बराबर हैं, जैसे कि ए है और ये भी ए है, चाहे 90 डिग्री पे हो चाहे कैसे भी हो, एंगल हमेशा 20 से होके जाएगा, यानी कि ये भी आपका 45 डिग्री होगा और ये भी आपका 45 डिग्री होगा, ठीक। अगर मान लो इस तरह से भी कोई वेक्टर है, इस तरह से कोई अगर आपका वेक्टर है 90 डिग्री नहीं भी है, लेकिन दोनों आपस में बराबर है, जैसे कि ये भी ए है ये भी ए है, तब भी ये बीच से होके जाएगा ऐसा, भले ही 45 डिग्री ना हो, 30-30 डिग्री हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, झुकाव किसकी तरफ ज्यादा होगा, झुकाव उसकी तरफ ज्यादा होता है जिसका फोर्स बड़ा होता है, यानी कि जिसका जो है ना मैग्नीट्यूड इस साइड का जैसे बड़ा होता है। अब दोनों साइड का मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही है, इसका भी उतना ही है, तो उस केस में झुकाव किसी की तरफ ज्यादा या कम नहीं होता है, वो दोनों तरफ झुकाव जो होता है वो बराबर होता है। मेरा कहने का मतलब इतना ही था, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद होप करता हूँ आपको वीडियो ये समझ में आया होगा। अच्छे क्वेश्चन थे, आपको और भी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, किताब में देखोगे जाके।